गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रजिया, गुड इवनिंग। सर क्वेश्चन जो ग्रुप में डाले थे, सर क्वेश्चन जो ग्रुप में डाले थे तो वो कौन सा क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन पढ़िए। सर एक क्वेश्चन है उसमें आइसोथर्मली और रिवर्सिबली है ना, कंप्रेस्ड हो रहा है। तो आइसोथर्मली रिवर्सिबली में कंप्रेस्ड जो हो रहा है तो -2.303 nRT log P1/P2 होता है ना सर? नहीं, 2.303 nRT। कंप्रेस्ड में तो पॉजिटिव आएगा ना? हाँ, कंप्रेस्ड में जो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, पॉजिटिव आएगा। तो सर वो तब तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्या आ सॉल्व रहा है? कर दीजिए ना सर। क्या आ रहा है? तो नेगेटिव बताइए। सर मैं वैसे सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, आप आंसर नेगेटिव आपके पास क्या आ रहा है ये बताइए। सर मैं बना रही थी तो मैंने घुमा दिया उसको, घुमा पड़ेगा। मतलब मैंने लिया है, हम जब बना रहे हैं ना तो आंसर नहीं मैच कर रहा है एक बार क्योंकि बुक बताइए। में क्वेश्चन पढ़े सर। क्वेश्चन कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यस सर। बताइए। कैलकुलेट द कैलकुलेट द वर्क डन कैलकुलेट द वर्क डन जी व्हेन 1 मोल when 1 mole of an ideal gas of an ideal gas is is compressed reversibly compressed, ठीक है, रिवर्स from 1 bar to 4 bar at constant temperature of 300 Kelvin. ठीक है। Constant temperature. आंसर दिया गलत भी दिया सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2.303 nRT log P1 upon P2। सर -2.3 नहीं, कंप्रेस्ड ना प्लस हो जाएगा ना। अच्छा, प्लस हो जाएगा। N1 हो जाएगा, 8.34 हो जाएगा और log (1/4). माइनस में आएगा बेटा आंसर। है ना सर, मगर बुक में पॉजिटिव बता रहा है। log 1 minus log 4। वो बुक में इसलिए पॉजिटिव बता रहा है, वो वर्क वर्क पॉजिटिव बता रहा है, वैल्यू तो निगेटिव आएगी, वैल्यू निगेटिव आएगी, वर्क पॉजिटिव आएगा ना, वो कोई दिक्कत नहीं। वो ये साइन निगेटिव उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है ना, ये साइन निगेटिव इस चीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। वो सही है, दिया सही, ठीक दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक पर सर। अगर यहाँ पर हम लोग पहले से निगेटिव लेके चलेंगे तभी ऑटोमेटिक पॉजिटिव में, अगर कॉमन फार्मूला आप लगा दोगे, कॉमन फार्मूला, ये कॉमन यस सर। फार्मूला है, अगर कॉमन फार्मूला लगा दोगे वर्क का, तो वर्क रिवर्सिबली में तो निगेटिव लिया ही जाता है। अब चाहे ऑन द सिस्टम हो चाहे बाई द सिस्टम हो, कॉमन फार्मूला लगा दो तो आंसर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ यस अगर सर। तुम नहीं लगा के चलते हो तो ये इंडिकेशन देना पड़ेगा इस वैल्यू से, इस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं, ये वैल्यू निगेटिव है, वो वर्क निगेटिव नहीं है, वैल्यू निगेटिव है। तो आप एक काम यस ये सर। करो कि इस फार्मूले में निगेटिव लगा के चलो, गलती आपसे फिर नहीं होगी, वो गलती बच जाएगी। फार्मूले यस में लगा के चलिए तो
कॉमन फार्मूला यूज करिए, कॉमन इसे बोलते हैं कॉमन फार्मूला, ये सब पे अप्लाई रिवर्सिबल होगा। अगर रिवर्सिबल है तो फिर ये साइन लगा के चलिए, गलती नहीं होगी। और ये साइन शुरू में हटा देंगे अपना दिमाग से तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आंसर वो उन्होंने या थ्योरेटिकल समझ, इतनी समझदारी हो कि इससे आप आइडिया लगा लें कि ये यहाँ निगेटिव नहीं है, ये वैल्यू निगेटिव है, वैल्यू निगेटिव। चलिए ठीक सर सर आज नया चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा या फिर गैसेस स्टेट का नहीं नहीं डिस्कशन नहीं, टेस्ट वाला? कल का क्वेश्चन सब एमएसक्यू का सर क्वेश्चन सब है ना सर? हेलो बोलते रहिए। हेलो बोलिए। तो सर वहाँ क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 देखिए ना सर, वो सब न्यूमेरिकल्स नहीं बन पा रहा है, फॉर्मेशन और उसका कॉम्बिनेशन का। लीना जी एक बात बोले, 31, 32, 33 बना लिए हैं, आप डिस्कस कर लीजिएगा। सर 35 देख लीजिए, अगर किसी से 35 हाँ, बना है तो 30 नीचे डिस्कस कर लीजिए। 35 देख लीजिए सर। देखिए कौन सा 30, कौन सा बता रहे हो लीना, बोलो। एक तरफ से बात 35 करेंगे। 35 नहीं, जॉब 33 सर देखिए ना सर, डिस्कस 33 है, पढ़िए 33 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना यार, ये तो बनना चाहिए था। चलो पढ़ो, देखो गिवन दिया है ना, गिवन क्या दिया हुआ बताइए सर, हीट Given ऑफ क्या दिया फॉर्मेशन और इसको ठीक। गिवन कार्बन है और अब नीचे पूछ रहा है एसिटाइलिन, पूछ क्या रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन पूछ रहा है। तो मैं इसमें करना ये है, पहले मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी करना पड़ेगी। देखो इसमें फॉर्मेशन एसिटाइलिन में क्या होगा कि 2 कार्बन चाहिए और आपको हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2, तब बनेगा ये C2H2। ये हुआ, इसके लिए क्वेश्चन मार्क है, डेल्टा H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें गलती क्यों हो रही है आपको? पहली दोनों इक्वेशन जोड़ दो, दूसरी घटा दो। अच्छा हाँ। अरे इतनी मतलब ऐसे पूछोगे तो हमारा मामला खराब हो जाएगा। ये हो गया, पहली दूसरी जोड़ो आप, 286, 6 6 12 13 हो गया, 8 8 16 17 हो गया, यहाँ 8 नहीं 2 सर 10 ये हो गया। नहीं सर हम गलत बोल दिए सर, 35 की तरफ होगा सर। अरे तो ये क्या बात हुई, ये तो तुम तुक्का लगा रही हो। नो सर, इसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1301 घटा लीजिए, जो भी आएगा आ जाएगा आंसर जो भी आने वाला होगा। क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है क्या? इसके आसपास जो आंसर आएगा वो मिल जाएगा आपको। अब कौन सा 35 सर, इसमें हाईएस्ट सर किस में होना चाहिए? एंट्रोपी तो गैस में होना चाहिए। तो सर यहाँ तो गैस, हम बता तो रहे, एक वर्ड मैंने बोला बेवकूफों। सब्लिमेशन एस। देखो यहाँ ध्यान दो, पहले ध्यान दो मुझे, तो जो मैं बोलूं बीच में ना बोलना कतई। ये सॉलिड है, कह रहा है कि हाईएस्ट एंड द डेल्टा एस विल बी हाईएस्ट, यानी एंट्रोपी जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जा रही कि सबसे ज्यादा एंट्रोपी कहाँ पर होगी। तो अब ये मुझे इतना आपको जवाब देना पड़ेगा, बस आप शांत रहो, सुनो, बस मैं सुन रहा हूँ आपको मुझे इतना जवाब बस मात्र देना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में देखो सॉलिड है, एंट्रोपी घट गई, काट दो इसे। एक बात वो समझ गए, हाँ ठीक है पुलिस, ये भी सॉलिड है वो भी काट दे रहे हैं। नहीं, आप कतई मत काट दो, आप नहीं काट पाओगे, आप हमारी बुद्धि से नहीं सोच पाओगे ना। यहाँ देखो, यहाँ पार्टिकल आपका सेकंड वाले में क्या है, सॉलिड है, और इसमें सॉलिड प्लस गैस है, इसमें सॉलिड प्लस गैस है, और इसमें आपका देखो यहाँ पर सॉलिड की एंट्रोपी क्या थी, लीस्ट थी, लीस्ट। यहाँ पर गैस की एंट्रोपी आपको मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन पार्टिकल तो इसके भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, भले सॉलिड है लेकिन पार्टिकल तो इसके इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके साथ में प्लस तो हो ही रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ गैस भी है, लेफ्ट में भी गैस है, इधर भी गैस बन रही है, तो एंट्रोपी का मोल चेक कर लो, 1 मोल इधर गैस है, इधर भी 1 मोल गैस है, तो एंट्रोपी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो इसमें तो कट हो गया। अब इसमें देखो, इसमें सॉलिड है, साथ में लिक्विड भी है, और इधर हाफ मोल, ये तो हाफ मोल ही गैस हो गया।
तो फिर ये बताओ लीस्ट से मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, लीस्ट से मैक्सिमम कहाँ जा रहा है भाई? सर वही तो सर, लीस्ट मैक्सिमम 2 में जा रहा है, लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन में तो सर देखिए ना, सॉलिड और गैस है ना, तो वो गैस फेज मतलब गैस में ना ओवरऑल गैस ही ना बना रहा है। हम बता तो रहे, पहले भी तो गैस ही है इसके अंदर, वो कहाँ चली, वो जो पहले नंबर ऑफ मोल्स है वही तो बाद में है, नई तो कोई चीज बनी नहीं इसमें। पहले भी तो डिब्बे में हमारे गैस थी, इस डिब्बे में भी हमारे 1 मोल गैस है और बाद में भी तो गैस है, तो ये तो चेंज हुआ ही नहीं, ये तो जितनी पहले थी उतनी बाद ही में रही, तो कहाँ चेंज हुई इसमें एंट्रोपी? एंट्रोपी चेंज ही नहीं इसके अंदर थर्ड वाले में। थर्ड ध्यान में से तो सर देखो, थर्ड सॉलिड वाले और में गैस दोनों है ना सर, सेम चीज वहां पे सेकेंड वाला में भी देखिए, प्रोडक्ट में देखिए वो सॉलिड और गैस ही है, प्रोडक्ट में देखिए सर सॉलिड और गैस है, इधर आपका भी वही है, सॉलिड और गैस है। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, आप बहुत लो लेवल पे चली गई, सोच बहुत गड़बड़ा गई, मैं बता रहा हूँ आपको, सोचिए ध्यान से, इधर देखो पहले आप, इसका मतलब आप जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं वहां नहीं है आप, पहले मेरी बुद्धि समझने की कोशिश करो, एक एक तरफ से एग्जाम्पल समझो, आप दोबारा समझा रहा हूँ, उसके बाद नहीं समझाऊंगा। तो कारण ये है कि आप बहुत लो पे जा चुके हैं, इतनी सोच अगर गड़बड़ा आएगी तो फिर मामला खराब हो जाएगा। देखो इतना सरल क्वेश्चन पे आप डिस्कशन कर रहे हो, देखो ध्यान से एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन, माइक ऑफ करो पहले, साउंड माइक ऑफ करिए। हाँ, यहाँ पर मेरे पास सॉलिड प्लस गैस है और कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो सॉलिड, ये सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड और गैस दोनों मिलके सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज कर गई, एक बात। दूसरी बात है, हमारे पास एक सॉलिड है, केवल सॉलिड ही है बस, मतलब यहाँ एंट्रोपी बहुत कम है, लीस्ट है, बिल्कुल मिनिमम है, क्योंकि दूसरी चीज है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पर क्या हुआ, ये सीधा सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, कुछ सॉलिड बना और साथ में गैस बन गया, CO2 गैस। अब ये CO2 का 1 मोल मुझे यहाँ मिला, ये बताओ 1 मोल गैस हमारे पास में, यानी कि हमारे पास 1 मोल सॉलिड था, वो कन्वर्ट किसमें हो गया, 1 मोल गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ आपने 1 मोल गैस लिखे रहो। दूसरे में चलो, ये हमारे पास कार्बन सॉलिड है, साथ में 1 मोल गैस हमारे पास लेफ्ट में भी है, 1 मोल गैस लेफ्ट में भी है, और राइट में भी हाँ वो 1 ही गैस मोल गैस गैस। में चेंज नहीं हुआ। हाँ सर समझ में आया नहीं नहीं, अभी। मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, तुम बहुत कहाँ सोच ही खत्म हो गई तुम लोगों की। देखो यहाँ 1 मोल गैस पहले ही, 1 मोल गैस बाद में रही, एंट्रोपी बदली, दजिया एंट्रोपी बदली। नहीं वो तो बदला नहीं है। अगर Yes, sir. सॉलिड से गैस बनती तो एंट्रोपी बदल जाती, लिक्विड से गैस बनती एंट्रोपी बदल जाती, 1 मोल गैस से 5 मोल गैस बन जाती, एंट्रोपी बदल जाती, 1 मोल गैस से पहले भी 1 मोल बाद में भी रही, एंट्रोपी बदली नहीं बदली। नहीं बदली। तो इसका मतलब ये आंसर कहाँ सही हो जाएगा, नहीं सही होगा, पहला भी कटा, ये भी कटा, लास्ट वाला भी देख लो। सेकंड होगा सेकंड। HgO जो है वो सॉलिड है, और इसके बाद Hg ये तो लिक्विड होगा ही बना, नहीं सर। ये नहीं, मैं होगा नहीं, हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं वो भी सुन लो। अब आप, एंट्रोपी बढ़ी, एंट्रोपी बढ़ी, और यहाँ पर हाफ O2 गैस हो गया। अगर ये 1 मोल गैस होता तो एंट्रोपी बहुत बढ़ जाती, एंट्रोपी इसी का यही आंसर होता अगर 1 मोल होता, लेकिन ऊपर 1 मोल गैस बन रही, आधा मोल गैस बन रही, तो एंट्रोपी पर 1 मोल की ज्यादा होगी, आधा मोल की ज्यादा होगी, 1 मोल। एक मिनट। 1 मोल का ज्यादा होगा, तो आंसर सिंपल आ जाएगा। यहाँ तो जितना आना चाहिए उससे भी कम आ रहा है। और कौन सा था पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए फटाफट, किया था ये, पूछिए। 37 कटूं। देखिए नहीं, ना। आंसर नहीं बताना, आप ये बताइए कौन सा नहीं आया आपको, फिर वो मैं बता दूंगा। 37। 37 आपसे नहीं हुआ, चलिए ठीक, इसको भी बताते हैं। देखिए सुनिए ध्यान से, 37 पे आपने क्या करना है, इसे यहाँ लगा दो, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E फॉर द अरे यार, लोगों ने तो कमाल कर दिया। देखो इसका डेल्टा NG निकालो ना, सबका डेल्टा NG, डेल्टा NG निकालो सबका। डेल्टा NG पहले वाले में कितना आएगा, पहले वाले में 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 1, सही है। दूसरे वाले के लिए, ये फर्स्ट का आ गया, सेकंड वाले के लिए 2 माइनस 1
डेल्टा एन जी बराबर 2 माइनस 1, मतलब 1 आ गया। तीसरे वाले के लिए 2 माइनस 2 जीरो हो, 2 माइनस 2 बराबर 0। चौथे वाले के लिए तो सर 4 माइनस 2 सर टू। सेकंड 4 ऑप्शन। हाँ। अच्छा ठीक ठीक। 4 माइनस 2 तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 आ गया। तो यानी कि अब कहने का मीनिंग मेरा ये है, पूछ रहा है कि फार्मूला होता है Yes. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई लिख लो प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई। तो डेल्टा एच लेस कब हो जाएगा? जब यहाँ वैल्यू माइनस आएगी। यहाँ जब वैल्यू माइनस हो जाएगी तो डेल्टा एच ऑटोमेटिक जो है वो कम हो जाएगा और डेल्टा ई ज्यादा हो जाएगा अगर यहाँ नेगेटिव आया, और अगर यहाँ पॉजिटिव आ गया तो फिर डेल्टा ई ज्यादा हो जाएगा। कैसे? अगर डेल्टा एच डेल्टा ई और अगर यहाँ किसी तरीके से माइनस साइन आ जाए तो ये वैल्यू डेल्टा एच की डेल्टा ई में से घट जाएगी, आंसर इससे कम ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? और अगर इसका मतलब हुआ कि हमें ये देखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पर डेल्टा एन नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा एन नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब फिर आंसर नंबर कौन सा सही होगा बताओ? 1 फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट चेक कर लो, फर्स्ट लगा के वैल्यू पुट कर लो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस माइनस आर टी हो गया, माइनस आर टी हो गया। तो डेल्टा एच जो है वो लेस हो गया डेल्टा ई से। क्यों हो गया? क्योंकि वैल्यू कुछ इसमें से कम हो रही है। अब आप ई पूछता तो अगर डेल्टा ई देखो तो ये इधर लाओ, डेल्टा एच प्लस आर टी। अब डेल्टा एच ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा ई जो है वो डेल्टा ई ज्यादा आ रहा है, तो डेल्टा इज ग्रेटर देन एच डेल्टा एच। बात तो वही आ गई, एच कम ही रहना है, ओवरऑल एच कम ही रहना है। आंसर कौन सा हुआ इसमें? 37 में, 37 में तो कौन सा 1 हुआ? 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गए? अब समझ गए? नहीं समझ पाए? अभी भी नहीं समझ पाए? समझ गया सर। या बताओ स्क्रीन के अंदर से हम वहां पहुंचे रांची तब बताएं आगे। चलो भाई, और बताओ इस लाइन में कोई है? पूछ लो, तमन्ना पूरी कर लो, फिर शुरुआत करें। 47 इधर थोड़ा सा नीचे। 47 ये आंसर शायद आंसर गलत दिया हुआ है सर उसमें। अच्छा, आंसर गलत दिया है, चेक कर लेते हैं। देखिए ना। डेल्टा एच इज इक्वल, कोई बात नहीं, परेशान ना तो हो, आंसर सिस्टम चेक कर बोलो लो। ना सर। गलत अगर होगा तो आंसर आएगा ना सामने, अभी आपको आता है। तो सिस्टम में तो आपका 2 होगा ना। अरे रुक तो जाओ एक मिनट। डेल्टा एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, तो सिस्टम में क्या होता है? अगर कोई सिस्टम H1 से H2 की तरफ चेंज हो रहा है, H1 से H2 की तरफ चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा ई डेल्टा प्लस ई। ई डेल्टा वी, यही तो आता है। इसी से तो हम लोग वो फार्मूला निकालते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। 47 का 3 मेरा कटा, पता नहीं, हमको फिर से चेक करना पड़ेगा। मेरा 47 का 3 ही आया है। तो ऑप्शन ठीक में है, 2 दिया हुआ सर। मैं जो बता रहा हूँ उसे मैंने आपसे 1-2 बार बोला है कि कभी कभी ऑप्शन प्रिंट अच्छा होते समय गड़बड़ा जाते हैं, कितनी बार बता चुका हूँ। अच्छा। वो हम जो हम बोल रहे हैं वो सही मानिए आप, ठीक है? हम्म। कभी कभी भाई लिखते समय मान लो किसी ने सी बोला, सी मुंह में सुनाई दिया बी, तो बी सेट हो गया आंसर। आंसर तो आदमी इंसान ही सेट कर रहा है ना, उसे ऑटोमेटिक सेट नहीं है। अच्छा। हाँ, सर ये चीज 46 का तो थर्ड आ जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 46 में थर्ड लॉ ऑफ ये थर्मोडायनेमिक्स आ थर्ड जाएगा। लो, हाँ ये तो सही है, सही। 46 में थर्ड। चलिए और बताइए, और इस लाइन में देख लीजिए। सर 49 थोड़ा देखिए ना सर। थोड़ा नहीं, पूरा मैडम बोला करो, पूरा देखिए, थोड़ा कैसे देख पाएंगे? ठीक है, पूरा देखिए। तो इसमें सर जो रिएक्शन जो टेक्स पे रुक जाओ मेरे लाल, रुक जाओ। अ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ पर जो हाँ सुन लो, मुझे सुनो पहले। जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और डाइजेशन में एनर्जी आपकी बॉडी रिलीज करती है, रिलीज हुई बर्निंग में है। भी रिलीज करती है, रस्टिंग में भी रिलीज करती है। तो आंसर आप ये लगाइए बस, बाकी कोई भरोसा ना करिए। सही है? चलिए और बकिए, और बकिए।
इससे कौन सा नंबर में न्यूट्रलाइजेशन को वर्ड प्रॉब्लम था? पहले क्वेश्चन हमेशा पहले टिक कर लिया करो ना, ये पूछना है, उससे टाइम नहीं बच खराब होगा, फटाफट बता देंगे। चलिए पूछिएगा बाद में, ठीक है, आधा घंटा अगर बच्चा पढ़ा दें, गड़बड़ा जाएगा। सर ब्रोमीन ब्रोमीन जो है वो एक होता है ना कि Br2 के फॉर्म में है, तो फॉर्मेशन जिप्स का जो फॉर्मेशन होता है वो 0 आता है, तो ब्रोमीन के लिक्विड में ही क्यों आता है, उसके सॉलिड या गैसेस स्टेट में नहीं आता है? क्वेश्चन था, मैंने नहीं टिक किया मगर मैंने लिखा है ये यहाँ पर, इसी में है कहीं, इसी में डेल्टा है, जी फॉर्मेशन इक्वल टू 0। इसी में है कहीं पर। यस सर, वो 66 में है या एकदम 78 में है? देख लेते डेल्टा जी एफ जो होता है इक्वल टू 0 फॉर देख लिक्विड ब्रोमीन। एक्चुअली में आपको इसलिए मुझे 78 गड़बड़, 78 दिख गया 78। क्योंकि क्वेश्चन का देखना ये पड़ता है कि हमें करना क्या है। यस देखिए सर। 70 है, कोई बात नहीं, 70 हमेशा याद रखो, एलिमेंटल स्टेट में मैं बोल रहा हूँ, एलिमेंटल स्टेट में वैल्यू हमेशा 0 रहती है। एलिमेंटल स्टेट, ये वर्ड याद रख लीजिए, डेल्टा जी इन एलिमेंटल स्टेट। तो एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है कि एलिमेंटल सॉलिड में ही होगी। एलिमेंटल स्टेट आपकी सॉलिड में होगी कि लिक्विड में होगी कि मतलब जो है एक्वस में होगी कि गैस में होगी। अब ये आपको डिसाइड करना है। तो अब आपको क्या लग रहा है किसमें होगी एलिमेंटल स्टेट? लिक्विड में। देखो कैसे, अब ये आपको बता देता हूँ, अब समझ लो। जैसे मैंने कभी पढ़ाया होगा आपको, जब Br2 एक्वस है तो इसका मतलब है कि ब्रोमीन में पानी डाला गया है, ब्रोमीन में पानी डाला गया है, पानी डाला गया। लेकिन ब्रोमीन लिक्विड का मतलब है ब्रोमीन को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ब्रोमीन को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब है ये ब्रोमीन फ्री है बिल्कुल, अब कोई दूसरी चीज नहीं है यहाँ पर। अगर एक्वस होगा तो पानी मिला हुआ है, सॉलिड होगा तो फिर ब्रोमीन Br2 जो है वो आपस में कनेक्टेड होंगे। तो मीन्स यहाँ पर वैल्यू से मतलब नहीं, गैस में होंगे, Br2 घूम रहे होंगे। लेकिन Br2 जो लिक्विड, क्योंकि ये Br2 एग्जिस्ट ही लिक्विड स्टेट में करता है, आप याद करो ये बात, आप याद करिए कि Br2 लिक्विड में ही एग्जिस्ट करता है। यस याद है बात, पता नहीं तो उसकी 910 में है। हाँ एलिमेंटल स्टेट क्या है उसकी, ब्रोमीन एलिमेंटल। लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ना यहाँ पे ब्रोमीन लिक्विड है, आंसर है। हाँ जी, हाँ जी, लिक्विड स्टेट में उसकी वही कंडीशन ही वही है। यस सर, मतलब श्योर हो रहे हैं, पता बट श्योर हो रहे हैं 100%। चलो आंसर तो हो गया, चलिए ठीक। हेडिंग बना लीजिए केमिकल काइनेटिक्स। सर गैसियस स्टेट का क्वेश्चन डिस्कस नहीं कीजिएगा भाई। गैस स्टेट का करना है, आज ही करो, आज कर लो, चलो कौन सा था बताओ। यस सर कर लेते फिर। नहीं चलो, हमें टेस्ट कोई वाला भी था दिक्कत ना नहीं, सर। हमें कोई परेशानी नहीं। टेस्ट में सर कौन सा था? संडे को टेस्ट ले रहे हैं ना, तो थर्मोडायनामिक्स का ही लीजिएगा, फिर इधर उधर का चैप्टर मत सेलेक्ट कीजिए ना सर। देखता हूँ तो संडे को पूजा पाठ है, हो सकता है ये लोग बिजी हों। सर नहीं होगा सर, संडे एग्जाम। हाँ सर, संडे टेस्ट मत अच्छा। नहीं सर, अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर मत लीजिए, और ले रहे हैं तो थर्मोडायनामिक्स के ही लीजिए, बस मेरा यही कहना है। चलो ठीक, समझेंगे। पहले मैं देख लूँ इनकी समस्या। अब यार मुझे पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। निशांत, गैसेस स्टेट की कितने क्वेश्चन थे? तो किसी और दिन रखिएगा ना गैसेस का, हम भी बनाए कुछ कुछ डाउट्स है पर मैं देख तो लूँ पहले। चलो ऐसा करो निशांत, तो मुझे पीडीएफ भेजना, उसको फिर ऐसा करेंगे, चैप्टर पढ़ाते समय बीच में रोक लेंगे, एक दिन नहीं पढ़ाएंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके सर। क्योंकि अभी क्वेश्चन ढूंढने में मुझे आइडिया भी नहीं कहाँ पे है, पेपर निकालना पड़ेगा। पहले बताते तो निकाल के रखता मैं। नहीं तो सर भेज देते ना ग्रुप में। आज ही करने का मन हो रहा है क्या? रुक जाओ, आज रुक जाओ थोड़ा सा, सबको सब पूछ लेंगे अपनी अपनी समस्याएं, सबको बता दो कि भाई कल पूछ लो, कल कारण है सब लोग देख लें, सब लोग देख भी तो लें, पूछना क्या है। ओके सर। हाँ पता लगा आप सब आए करते रहेंगे, बैठे हुए कुछ करना थोड़ा ना रहेगा। तो ये मेरी सेटिंग गड़बड़ा गई कुछ, केमिकल हिंदी लिख गई।
फोन कर रहा है, 1 मिनट बेटा रुकिए। हेलो हेलो, प्रणाम भैया, कौन? जी बताएं भैया। आप मुझसे आधा 1 घंटे बाद बात करिए, अभी मैं आप ही के झारखंड का एक बैच ले रहा हूँ, पढ़ा लूँ, फिर बात करता हूँ आपसे, ठीक है? जी भैया, चलो। केमिकल काइनेटिक्स, और सुनाओ निशांत, पढ़ाई वढ़ाई कर पा रहे हो नहीं कुछ? क्यों? चल रहा है सर, बट अभी फेस्टिवल आ रहा है तो थोड़ा। अच्छा, तो पूजा रोज क्या रात में भंडारा उसमें जाते हो, जगराते में जाते हो क्या? नहीं सर, उस समय नहीं। नहीं, हमने हो सकता जगराते में चले जाते। अरे यार, क्या जिंदगी है, झंड है। सर हम लोगों के लिए कुछ डिस्काउंट है क्या? नहीं देंगे नहीं डिस्काउंट? नहीं नहीं, खत्म। क्यों क्यों क्यों? आप तो टाइम दिए हैं। आप खुद ही बोले कल देख गए बोल के, अभी बोलते नहीं बोल रहे। आपको तो मैं इतनी बड़ी डिस्काउंट दूंगा कि जो कोई दे नहीं पाएगा, समझ रही लीना? है सर, एग्जाम तक समझ रही? रहिए सर, यही डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ सर। ठीक बोले ना, एग्जाम तक बने रहिए। नहीं, एग्जाम तक हम तो बने ही रहेंगे, आप लोग बने रहिए। केमिस्ट्री एकदम सर बने बाकी, रहेंगे, आप भी बने। हाँ, हम लोग बने केमिकल। रहेंगे सर, आप भी एग्जाम तक बने रहिएगा। आपका जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, चलिए आपको मैं डिस्काउंट देता हूँ, जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा उसकी पूरी जो फीस मैंने ली है रिटर्न कर दूंगा। आई विल रिटर्न 100%, नॉट 1%, 2%, 100% आई विल रिटर्न टू दोज स्टूडेंट्स हु विल सबसे बड़ा गेट द ऑफर सिलेक्शन। सर। सबसे बड़ा ऑफर, और बताइए, इससे बड़ा ऑफर नहीं दे सकता कोई, आपके रांची में न दे पाएगा। 10,000 लूंगा, 5,000 लूंगा, 2,000 लूंगा, 4,000 लूंगा, सब वापस कर दूंगा। और बताओ लीना, लीना और बताओ, बस नहीं, इससे बड़ा ऑफर नहीं कुछ दे समझ में नहीं सर, कुछ सुने ही नहीं वो, बीच में कुछ आपको आवाज आया नहीं, क्या बोले आप? सकता। निशांत बताओ, निशांत बताओ। कट गया है फिर आ रहा है। अगर सिलेक्शन होगा तो जितना फी लेंगे सर सब वापस कर देंगे। अच्छा, सिलेक्शन के आपने बाद? अगर सिलेक्शन ले लिया, अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो कोशिश करो ना कि सिलेक्शन लेके अनुसार से सिलेक्शन भी ले और फीस भी वापस ले लें। एक पंथ दो काज। सर मेरा सिलेक्शन होगा ना तो मैं आपको 10 टाइम ज्यादा फीस दूंगी, 100 टाइम्स। मैं उसकी बच्ची अपनी लीव वापस कर दूंगा तुम्हें, बाकी मुझे 10 टाइम दे देना, बात खत्म हो गई। जैसे नहीं, मैं वापस दूंगी भी नहीं और आपको 100 टाइम्स भी दूंगी। नहीं, यू विल गेट 100% सिलेक्शन। जाओ, मेरा वादा है तुमसे, अगर तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो पढ़ाना बंद कर दूंगा। ये भी मेरी आज जुबान याद कर लो रजिया, तुम्हारा थैंक यू सिलेक्शन सर। डेफिनेट फाइनल फाइनल है। मैंने अभी सेलेक्ट कर थैंक दिया यू तुम्हें, जाओ रिजल्ट जब आए तो देख लेना, अनुज सर को याद कर लेना। मैं पहले बात तो कभी बोलता नहीं हूँ, बोलता हूँ तो सच बोलता हूँ। चलिए, द ब्रांच ऑफ कीर्ति है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यस सर। जिंदा हो बेटा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स यस सर। विद द, तुम ऐसे तो नहीं बोलती हो कि अपने हस्बैंड से शिकायत कर रहे हो, अनुज सर ऐसे बोल देते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द। नो सर, ये सब क्या शिकायत करने का चीज थोड़ी है। ना, सही बात है, हस्बैंड से और बातें करेंगे, शिकायतें करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ rate of chemical reactions and factors affecting them यानी कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी रिएक्शंस का रेट के बारे में पता करते हैं और उनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग पता करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शंस, सूरज कितने प्रकार की होती हैं? सूरज है, जिंदा है, देखो। रिएक्शंस होती हैं, सबसे पहली होती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन,
3 टाइप्स। इंस्टेंटेनियस अच्छा 2 रिएक्शन, टाइप्स। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। नंबर 2, इतनी जल्दी बिदक जाती हो, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। और नंबर 3 वेरी फास्ट। मॉडरेट, मॉडरेट। वेरी फास्ट तो लल्ला ऊपरी वाली है, मॉडरेट रिएक्शन ये होगी वेरी फास्ट। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर न समझ में आए तो अनुसर से बताना कि सर इतना बड़ा उदाहरण आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। ध्यान दो। नंबर 1 इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अच्छा तुम्हारे यहाँ कोचिंगें बहुत सारी होंगी आसपास एरिया में, इंस्टेंट उनमें कभी गए थे नहीं? ईमानदारी से बताना, मतलब ये मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, गए होगे ईमानदारी से बताना। मैं तो नहीं गई थी सर। हम लोग अरे तो सर मतलब गांव में, इधर तो ज्यादा नहीं है अभी कोचिंग। अच्छा, इसको हम लोग वेरी फास्ट। कीर्ति, कीर्ति तुम गई थी तो कहाँ पे? किसी भी कोचिंग में हमें ज्वाइन करने से पहले? इधर उधर कहीं कोचिंग कोई ज्वाइन की हो? नो सर, पीजीटी के लिए तो कहीं नहीं गए थे हम, पहले इंटर ग्रेजुएशन में कोचिंग करते थे। अच्छा चलो देखो, जैसे तुमने ये जैसे ये मान लीजिए टॉपिक ये पढ़े हो कहीं, तो ये मैं जानना, जैसे कभी होता है ना आसपास एरिया में है कोई बढ़िया टीचर मिल गया, बोले चलो ठीक है ये भी पढ़ लो, बाद में जब ऑनलाइन लेंगे तो लेते रहेंगे। देखो वेरी फास्ट रिएक्शन, जो रिएक्शंस होती हैं ये वो रिएक्शंस होती हैं जो पलक झपकते ही खत्म हो जाती हैं। मतलब आंख बंद करके खोल नहीं पाओगे और खोल के बंद नहीं कर पाओगे तब तक दी एंड हो जाएगा। कभी आपने जो आजकल एसिड बेस रिएक्शन सर हो सकता है इसमें। आपने रुक जाओ यार, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। आपने रील्स देखते हो आजकल, रील्स देखते हो आजकल, मोबाइल पे रील्स देखते हो। जब रील्स देखते होगे तो आपको एक आध वीडियो ऐसी मिल जाती है जो एक्सीडेंट इतनी तेजी से होता है कि वो समझ ही नहीं आता। फिर वो स्लो मॉडल, स्लो मूवमेंट में दिखाता है कि देखो ये हुआ था तब ये आदमी एक्सीडेंट में मर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रिएक्शंस इतनी तेज होती हैं जिनकी टाइम की कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट टाइम। इतनी कम समय में 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁻16 सेकंड में रिएक्शन खत्म हो गई, शुरुआत भी हुई खत्म भी हुई। अब मैं तुम्हें और उदाहरण देता हूँ, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो जैसे मान लीजिए सबसे पहले Ag पॉजिटिव था, NO3 नेगेटिव था, यहाँ पर मैंने H पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था। ये बेटा अरेंज मैरिज नहीं है, इसमें पहले से तैयार बैठे, रात के 12 बजे बक्सा बांध के रखा हुआ है कि जैसे ही सब लोग सोएंगे हम जो है ये कैटायन एनायन को फोन करेंगे, तैयार हो बोले हाँ रेलवे स्टेशन में मिलेंगे। रिएक्शन बिल्कुल जैसे आयन बने, मौका इंतजार कर रहे हैं, तुरंत AgCl बन के भाग जाएंगे, तैयारी यहाँ पर धरी की धरी रह जाएगी सब, और कंपाउंड आपका बन गया AgCl। यानी कि पलक झपकते ही मैदान साफ, सुबह आंखें बोले अरे लल्ला कहाँ गए, लल्ला तो भाग गए, लल्ली का लल्ली गया वो। तो अब कंडीशन आपको दिखाई दी, ये पहले से रेडी थे, पहले आयनिक फॉर्म में थे, ये पहले से ऑलरेडी एक्टिवेटेड थे, दौड़ गए। अब अगर यही रिएक्शन में कहता मॉडरेट है, मॉडरेट है तो मॉडरेट में क्या होता, पहले पुराने बॉन्ड टूटते, मतलब पुराने रिश्ते टूटते, नए रिश्ते बनते, तो कुछ समय लगता कीर्ति, नहीं लगता? कुछ समय लगता नहीं लगता? तो उनमें तो रेट पता कर सकते हो, उनमें रेट पता कर सकते हो, भैया आज बारात आएगी, कल दावत होगी, परसों जाएंगे लोग, फिर परसों नरसों विदा हो जाएगी। ये पूरा पूरा सिस्टम है, वहाँ रेट पता लग जाएगा कब कब क्या हुआ था। यहाँ पता ही नहीं लगा कब किसके संग क्या हुआ, कब मैदान साफ हो गया यहाँ। तो मेन चीज वही है कि वेरी फास्ट रिएक्शंस हमेशा आयनिक कंपाउंड में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ निशांत आयंस पहले से बने रहते हैं, आयंस निशांत पहले से बने रहते हैं, वहाँ आयंस बनाने की जरूरत नहीं है। और मॉडरेट रिएक्शंस में आयन बनाने पड़ते हैं तो उसके लिए समय लगता है, इसीलिए मॉडरेट रिएक्शंस में कुछ समय लगता है और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस में समय, बोलो निशांत, नहीं लगता है। और ये हमेशा आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड शो करते हैं, आयोनिक कंपाउंड शो करेंगे। एक बात, दूसरी बात आपको ये भी बता देता हूं कि जितनी भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी इंस्टेंटेनियस ही होती हैं। अब ये बताओ कि जो इंसान, कोई इंसान सपोज कर लो उसने फैक्ट्री खोली थी, एक करोड़ रुपया इसने लगाया, 1 करोड़ जो है इसने लगाया, 1 करोड़ इसने लगाया, दोनों ने लगाया था, फैक्ट्री चल नहीं पाई, 2 करोड़ खर्चे में आए। अब उनने बेच ली, बेचने में उन्हें क्या मिला, बेचने में उन्हें सपोज कर लेते हैं कि 1.5 करोड़, 1 करोड़ मिला। अब 1 करोड़ के बाद उन्होंने कि भाई बेच लो, आधा आधा कर लो, अब इन्हें आधा करोड़ इन्हें मिल गया, आधा इन्हें, अभी लिए घूम रहे हैं।
लिए घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं कि भाई कोई मिल जाए रिएक्शन कर ले, कोई मिल जाए रिएक्शन मिले। जैसे ही कोई मिलेगा तो ये आधा का एक बनाने में चूकेंगे नहीं, तुरंत रिएक्शन कर जाएंगे। तो जितनी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती वो भी बहुत ही फास्ट होती हैं। इसलिए फास्ट होती है क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो बेचारा अनपेयर्ड हमेशा पेयर्ड करने की जुगाड़ में रहता है। जो पेयर्ड होगा वो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हमें पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाके चौराहे पर खड़े हों किसी को देखें, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी पेयर्ड, ठीक। और जो निशांत जैसे लोग अनपेयर्ड है, ये कहीं भी खड़े होंगे टाइम काटेंगे, मीन्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव अपनी आंखें चलाएंगे तो उधर। तो इनकी समस्या ये है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिए घूम रहे हैं और ये जुगाड़ में घूमते रहते हैं कि कब ये इलेक्ट्रॉन मेरा कैसा हो जाए, पेयर्ड हो जाए। तो इसीलिए भी ये रिएक्शन करने के लिए जिम्मेदार रहते हैं रिएक्शन निशांत बहुत तेज। तुम्हारे मन में भावनाएं होती हैं, कब यार मेरा पीजीटी में सिलेक्शन हो जाए, कब पापा से कहूँ पापा 1 से 2 कर दो मुझे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन प्रॉपर्टी है, ये रिएक्शन प्रॉपर्टी है। तुम वेरी फास्ट रिएक्शन में चल रहे हो उस समय, है ना। और अगर वेरी स्लो में चले जाओगे तो भी खतरे में चले जाओगे। देखो भाई, वेरी स्लो में पहुंचाता हूँ तुम्हें धीरे से मैं। ये मैंने दूसरा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर बी पार्ट में, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शंस होती हैं जो इतनी कम है कि इतनी स्लो है कि उनके लिए डेज भी लग सकते हैं, ईयर्स भी लग सकते हैं, और हो सकता है 10, 20, 50 साल मंथ भी लग जाएं, सब पॉसिबिलिटी है। अब पता लगा तुम यहाँ प्रैक्टिकल करने लैब में घुस गए, ठीक। अब तुम लैब में प्रैक्टिकल घुसे तो 25 साल में निकले, वहां 60 साल में जवानी तुम्हारी लैब ही खत्म हो गई। बाहर तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे, बोले कौन, बोले पापा, हमें यही नहीं पता कि मैं पापा भी हो चुके हैं। तो समस्या ये कि इतना टाइम कंज्यूम कर दिया इस रिएक्शन ने, इनका भी रेट कोई भी इंसान पता नहीं करेगा, बेवकूफ होगा जो पता करेगा। उसके बाद आप कहोगे सर एग्जाम्पल दो, तो फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम है। क्यों भाई, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम है। क्या तुम नीचे जाके समुद्र में बैठोगे कि ये कन्वर्ट हो रहा नहीं हो रहा है? छत पे लेकर लोहे की रॉड बैठोगे, रस्टिंग कढ़ैया लेके देखते रहोगे, आंखें गड़ाए रहोगे कब रस्टिंग हो रही है? पॉसिबल है? दही का जमना, कर्ड का फॉर्मेशन, फ्रिज में बैठोगे अंदर कि बोले देखें कैसे जमता है? पॉसिबिलिटी है, संभावना है? नहीं है। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। तो इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ द वेरी स्लो रिएक्शंस एंड वेरी फास्ट रिएक्शंस। ये इट इज डिफिकल्ट वर्ड बोलना, इम्पॉसिबल नहीं बोलना, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ लिख देते these reactions take lot of time for their completion, so it is difficult to determine the rate of chemical reactions। अब इन दोनों में कोई डाउट हो बेटा पूछो, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। दीपशिखा, लता, मुकेश कुमार जी, रेनू जी, जो भी हैं इसमें, जो जी हैं सब जी, कोई भी पूछ सकते हैं आप। रेनू? नो सर, क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है। ठीक, अब हम लोग चल लेते हैं सी पार्ट पर, जिसका नाम है मॉडरेट रिएक्शन। तो यानी सी पार्ट यही इंपॉर्टेंट है और यही हमें पढ़ना भी है, मॉडरेट और रिएक्शन। अब हम आपसे बात करते हैं कि मॉडरेट रिएक्शन होती क्या है। मॉडरेट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट होती हैं। तो these reactions complete in a particular time, so rate can be determined easily। इनका रेट आसानी से पता किया जा सकता है, रेट कैन बी डिटरमाइंड इजीली। तो अब ये कौन सी रिएक्शंस होंगी जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है? तो यहाँ लिख देता हूँ these reactions are shown by those
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सोन बाई 2 हटा दो, सोन बाई कोवेलेंट कंपाउंड्स लिख देता हूँ, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। बिकॉज, रीजन भी सुन लो, बिकॉज formation of breaking of old bonds, because breaking of old bonds and formation of new bonds takes place. Is it clear? So these reactions take a particular time, बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल भी डालूंगा अभी, जैसे कि मान लीजिए CH3 COO C2H5, इस पे थोड़ा सा पानी डाल दो। अब पानी यहाँ लिक्विड स्टेट में ही रहता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, बन जाएगा CH3 COOH और साथ में बन जाएगा C2H5OH। ठीक है, समझ गए ये वाला? दूसरा एग्जांपल देखो, 2H2O ले लीजिए, इसको लिक्विड स्टेट में लिया है आपने, इसे तोड़ दीजिए, 2H2O लिक्विड और साथ में O2 गैस, ये ऐसे ले सकते हो। ऐसे ही N2O5 को तोड़ सकते हो। ये सब जितने भी एग्जांपल, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन आ रही है, इसलिए चल रहा है। 2N2O5 ले लीजिए, इसे भी तोड़ दीजिए 2N2O4 में और साथ में निकल जाएगा O2, ये चीज है। ये सर एग्जांपल पीक वाले रिएक्शन में H2 और O2 होगा ना सर? किसमें बेटा? सेकेंड वाली रिएक्शन में H2O2 को तोड़ना। अच्छा हाँ ठीक, देखिए नहीं दिख रहा। ये सही, ठीक। हाँ इस वाली में नहीं दिख, लास्ट वाला रिएक्शन। कुछ नहीं, गुस्सा नहीं, कीर्ति गुस्सा मत हुआ कर बेटा। सर सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन में ही रेट डिटरमाइन है, बाकी दोनों ERB में नहीं होगा ना? नहीं, बाकी नहीं करना है। मॉडरेट में इसलिए डिटरमाइन कर लेते हैं संजय जी, क्योंकि उसमें बॉन्ड बनते हैं, अरे पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, तोड़ते नए हैं। बॉन्ड बन रहे हैं, तो कुछ समय लगेगा नहीं लगेगा? अरे बारात को विदा करने में टाइम लगता है बेटा, ऐसे नहीं हो जाती बात, प्रोग्राम करना पड़ता है पूरा, है ना, टाइम लगता है उसमें। वहाँ पता करा जा सकता है कि भैया तुमने भी न्योता दिया नहीं दिया, है ना, अरे देखो जरा इनका लिफाफा आया नहीं आया, है ना, जिनका लिफाफा आया उन्हीं खाना देना, बाकी को मत देना। चलो देखो जरा यहाँ ध्यान से। सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड के ही होते हैं सर? हाँ कोवेलेंट कंपाउंड, बाकी नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट क्या होता है बताओ संजय जी, व्हाट इज रेट? बताओ संजय। द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या ऐसे कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम टेकिंग। अच्छा ठीक है, चलो सही बोल रहे हैं। और कोई बोलेगा? कोई मेरा विद्वान साथी बोलेगा? बोलिए कोई विद्वान बालक। कीर्ति बोलो, लीना बोलो, रेनू। तो वही डेफिनेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, और कोई बोलना चाहे बोल दो, अपनी तमन्ना पूरी कर लिया करो बेटा। dx/dt नहीं बोल रहे हो, चलो बोलते नहीं हो, कभी कभी हम बुलवाते तो नहीं बोलो, वैसे खुटर खुटर करते रहो। चलिए सुनिएगा, देखो इन्होंने बोला कि रेट के बारे में बताया। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरे पास यहाँ पर ए है और यहाँ पर कोई हमारे पास सर वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, दोनों ही लग रहा है रेट ऑफ रेट। सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन कोई बोल नहीं रहा है। नहीं, एक्चुअली रिएक्शन लिखने जा रहे हैं तो दिमाग कहीं और चला गया होगा, आपकी बातों में चला गया। रेट ऑफ रिएक्शन आप सही है, केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो। देखो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, अगर मान लीजिए आपने ए लिया और यहाँ पर बी प्रोडक्ट बन गया,
तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसका रेट पता करना चाहता हूं तो रेट में क्या होगा, रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। और टाइम हमेशा बेटा सेकंड में लिया जाता है, टाइम सेकंड में लिया जाता है। ये मिनट में भी ले लेंगे, कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन सेकंड में लोगे बढ़िया बात रहेगी। इसके बाद चले आइए, आप क्या करना है, रेट इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन माइनस जरूर लगा लेना क्योंकि कंसंट्रेशन घट रही है, और यहाँ साइन प्लस में लगा लेना, यहाँ बढ़ रही है तो यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज इन। अब यहाँ डिक्रीज लिखा है तो माइनस लगाने, अगर ना भी लगाओगे तो नंबर नहीं कटेंगे, और लगा दोगे तो भी कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर वैल्यू लिखी जाएगी तब 100% ध्यान रखना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका टाइम, अपॉन में हो जाएगा टाइम सेकेंड में। अब अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ कि रेट इज डिफाइंड एज, अब देखना बेटा, रेट इज डिफाइंड एज द चेंज in concentration of reactant or product per unit time। आया ना एक लाइन में डेफिनेशन, पर यूनिट टाइम। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन किसमें, सेकेंड। इज इट क्लियर? एनी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम कोई बोलो? नो सर। देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो ये बताइए मुझे कि ये मैंने यहाँ पर कंसिडरेशन किया हुआ है, यहाँ पर कंसिडरेशन किया है, और यहाँ पर मैंने लिखा है टाइम, ये टाइम, ठीक है ना। अब ये बताओ कि शुरुआत में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी, डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज। शुरुआत में क्या होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की हाई होगा सर, डिक्रीज हाई होगा तो हाई तो यहाँ मान लेते हैं, जब हाई यहाँ हो गया तो जब टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी ना, डिक्रीज करेगा। ऐसे आ जाएगा, ये आएगा सर आप, ठीक है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन शुरू में 0 होगी, ये चीज चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, समझ में आया हमारे कि ऐसा हुआ कि जो जहां पर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो रही, इसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का लाइन बना देते हैं, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, है ना। और ये पता ही लग गया आपको कहाँ क्या। हाँ, और रिएक्टेंट का जो कर्व जो हम लोग डिक्रीज कर दिखा रहे हैं ना सर, वो लाइन क्या नीचे वाला जो टाइम के वो लाइन पर टच कर सकता है सर? हाँ, मिनिमम जा सकता है, मतलब एकदम 0 नहीं होती है, 100% कन्वर्जन होता नहीं है, तो आप ऐसे ला सकते हो, यहाँ पे लाके छोड़ सकते हो। वही हम पूछ रहे, टच नहीं करता है ना? नहीं, टच नहीं करेगा, अगर टच कर गया तो 100% कन्वर्जन हो जाएगा, और 100% कन्वर्जन कभी भी नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। 100% कन्वर्जन कभी भी नहीं होगा, मतलब इस लाइन को आप इतना तो ला सकते हो, ये इतनी वैल्यू, चलो मैं कर देता हूँ, इतनी पे लाके छोड़ दो, चल जाएगा। मतलब वही है कि टच नहीं करे, करने से 100% उसका ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, क्या इस क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा है? नहीं गुस्सा मत हो। इसके बाद देखो क्या करना है कि अगर गुस्सा होता है तो डाउट बता रहे हैं। यहाँ देखो, इसी तरीके से हम लोग क्या बात कर लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसे कौन बताएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? बोलो कौन एक्सप्लेन करेगा? मेरे रांची के शेरों, झारखंड के। तो जो लॉन्गर टाइम के लिए होता है उसको एवरेज रेट बोलते हैं। लॉन्गर टाइम का मतलब वो 10-20 साल लगेंगे। कीर्ति, नो सर।
बोलो, बोल के रह जाती हो आधी बात। देखिए यानी कि हम बोले सर, बोलो तो वहाँ बोलो, टाइम डिफरेंस मोर ज्यादा रहता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के, यानी वेयर कि द टाइम एवरेज, डिफरेंस रुक जाओ, हाँ सही बोल रही, यानी कि लॉन्ग टाइम का मतलब है कि एक मॉडरेट रिएक्शंस का लॉन्ग टाइम, आपको ये बोलना चाहिए लॉन्ग टाइम इतना नहीं कि 10-20 साल लग रहे हैं। तो आपने बोला तो सही है, लेकिन उसे मैं जरा से टोक दिया तो शांत हो गए, मतलब चुपचाप बैठ गए। तो यहाँ लिख देता हूँ द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction measured over a long time। अब लॉन्ग टाइम को ब्रैकेट में दीजिए आप, कैलकुलेटेड लेटेड, ठीक है। लॉन्ग टाइम इंटरवल, ठीक है, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, एवरेज लाइफ। जरा में घबरा जाते तुम लोग, एवरेज रेट, घबराना नहीं है, बोले नहीं सर यही होता ही है, बस मीनिंग बताओ आप खट से। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन जो है शुरुआत में, अगर सपोज कर लेते हैं किसी के मोल जो थे वो शुरुआत में A1 थे, बाद में वो A2 हो गए, तो कब हुए, जब टाइम हमारा T1 था, बाद में टाइम कितना हो गया, T2 हो गया। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे इसके, T2 माइनस T1 और A2 माइनस A1। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ डेल्टा A इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, और यहाँ पर डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1। ये हो गया। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। और अगर आप इसी को B के टर्म में देखना चाहो, मान लो कोई रिएक्टेंट हमारा सपोज कर लेते हैं A से B में कन्वर्ट हुआ होगा, A से B में, तो शुरू में कंसंट्रेशन B की क्या रही होगी, B1। तो इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली बोलो, डेल्टा रेट इज इक्वल टू बोलो प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन एवरेज रेट के लिए रिप्रेजेंटेशन करती है। एवरेज रेट के लिए माइनस साइन ये बताता है कंसंट्रेशन घट रही है, और प्लस साइन ये बताता है कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना। इसी तरीके से हम लोग ये भी कर लेते हैं कि कभी कभी x1 x2 मान लेते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन और करके आप लिख सकते हो, और यानी एवरेज रेट इज इक्वल टू हो जाता है x2 माइनस x1, और नीचे आ जाता है आपका T2 माइनस T1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा T, और अगर साइन नेगेटिव लगा है तो चेंज इन कंसंट्रेशन घट रही है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रही है। इसी तरीके से एक टर्म होता है जिसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये कौन बताएगा, सर ये तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा तो। नहीं वो पर्टिकुलर था एवरेज। बताओ भाई, कोई नहीं बता रहा है। सर वो हम बोले तो सर इसका स्मॉल डिफरेंस दिखाएगा टाइम का, यानी कि जैसे वो डेफिनेशन दिए थे। इन इंस्टेंट टाइम, बिल्कुल इन इंस्टेंट टाइम। और तो सर ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं है सर, जैसे उधर का ग्राफ होता है क्या नहीं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्राफ अभी हम आपको बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस होता सब कुछ है अच्छा, बताऊंगा। ठीक है। समझ रहे हैं। अब देखिए क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या लिखूँ यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ reaction is defined as
बोलो द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of reactant or product in instant time, लिख दो in instant time, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू हो जाता है dx ओवर dt। dx ओवर dt से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट A रहा हो और ये प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हो गया हो, तो यहाँ dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाता है माइनस da अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस साइन के साथ dt हो गया। लेकिन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर ये है, अगर मान लो A मोल A के लिए मैंने, B मोल B के लिए, C मोल C के लिए, D मोल D के लिए, तो उस केस में जो dx ओवर dt है वो थोड़ा अलग हो जाता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dA अपॉन dt, और ये आगे आ जाएगा 1 अपॉन a आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बाई, हाँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस का 1 बाई a। माइनस साइन माइनस इसलिए लगाना क्योंकि रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू माइनस साइन पे 1 अपॉन b dB अपॉन dt हो जाता है, इज इक्वल टू, अब यहाँ प्लस का चलेगा, प्लस 1 बाई c क्योंकि प्लस प्रोडक्ट बढ़ रहा है, d c अपॉन dt हो जाता है, फिर प्लस का साइन आएगा 1 अपॉन d, और यहाँ पर d अपॉन ये हो जाएगा dt। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए अब मान लीजिए आपके सामने सपोज कर लेते तो हैं, डी को बाहर लिखिए सर, कौन से बेटा? लास्ट वाला 1 बाई डी को तो बाहर कीजिए। ले साहब आपकी बात मान लेते हैं बूढ़ा, ऐसे चलिए अब मान लीजिए आप थोड़ा नहीं पूरा पीछे होएगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, हो गया है ना? चलो लीना, हो गया सर। अच्छा हो गया, बड़े आ गए। चलो अब देखो, अगर मान लो आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, ये दिया है नट टू प्लस 3 2NH3, बनाइए इसके लिए क्या लिखेंगे, dx ओवर dt इज इक्वल टू, बोलो माइनस माइनस dN2 बाई dt इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 dH2 बाई dt इक्वल टू प्लस 1 बाई 2 dNH3 बाई dt प्लस 1 बाई 2 dNH3 बाई dt। इतनी बात समझ में आई? अगर मान लो हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल, H2 प्लस I2, अगर में 2 है I, क्या बनेगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस का dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का I2 चली गई 2, उसके बाद 2 है I, प्लस 1 बाई 2 dH बाई I dt। ठीक है बच्चा, समझ में आई बात मेरी? कुछ नहीं आई? नहीं आई। अब एक इक्वेशन और देते हैं, एक इक्वेशन और ले लो, मजा आ जाएगा आपको, एकदम मिठाई बढ़ जाएगी घर में। BrO4 नेगेटिव प्लस 5 Br नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव, इनके सबके नीचे लिखा है एक्वस। ये शहीद हो गए, शहीद होने के बाद इन्होंने Br2 बना लिया, ये भी एक्वस, प्लस 3 बूंद जिंदगी के लिक्विड। अब यहाँ पर मुझे रेट निकालना है, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा BrO4 नेगेटिव अपॉन में dt, साइन बेटा इसके आगे क्या लगाऊं, माइनस
माइनस, ठीक है आगे नेगेटिव बताओ। होगा बिल्कुल डेफिनेटली। -1/5 माइनस का 1/5 dBr dBr नेगेटिव, माइनस हाँ अपॉन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 1/6 -1/6 dH प्लस अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 plus प्लस 1/3 d dBr by dt प्लस 1/3 equal to हाँ इक्वल टू, हाँ प्लस 1/3 plus 1/3 d dH2 by dt. हो गया, सही समझ में आ गई बात, सही समझ में आ गई बात, कर लोगे इसे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है और लिक्विड की भी कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है। तो उस समय जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये हम लोग 1 से कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करके इसे चेक करेंगे, मतलब उस समय ये हटानी पड़ेगी आपको, उस समय कंसंट्रेशन 1 हो जाती है, इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपको 2 4 5 न्यूमेरिकल भी कल कराऊंगा तो आगे बढ़ूंगा। लेकिन आप ये बताओ, कल इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, गैस स्टेट डिस्कशन करना चाहते हो, जो बता दो, मैं पीडीएफ डाउनलोड करके रखूंगा। सर एक बार डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद डिस्कस कर दीजिए, डिस्कस कर दीजिए गैसेस वाला। चलिए कल मैं, आप एक काम करना, मुझे फॉरवर्ड करना, फिर मैं इस पर डाउनलोड करके कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है सर, ग्रुप में ही फॉरवर्ड करने बोलिएगा। हाँ बेटा, ग्रुप में ही करना है, ठीक है, ठीक है, ओके बाय। ठीक है सर।